नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं घोसी सीट और दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि अब प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर आए हैं। वहीं सीएम योगी आज दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगेंगे और घोसी के घमासान में सीएम योगी जमकर गरजते हुए नजर आएंगे। जहां आज चीनी मिल मैदान में सीएम योगी की जनसभा होगी, तो देखिए घोसी का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। जहां अपने हाथों में अखिलेश यादव घोसी की कमान संभाल रखे हैं, तो वहीं आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और अपने प्रत्याशी के हक में वोट मांगेंगे। तो जनसभा के जरिए जनता को लुभाने का आज काम किया जाएगा। घोसी में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आज तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। तो देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये लड़ाई अब बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि अब प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। वहीं सीएम योगी आज दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगेंगे। तो ये लड़ाई देखिए बेहद ही दिलचस्प होती नजर आ रही है और घोसी के घमासान में सीएम योगी जमकर गरजते हुए नजर आएंगे। जहां चीनी मिल मैदान में सीएम योगी की जनसभा होगी, तो घोसी में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह हैं, तो दूसरी तरफ सुधाकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए घोसी उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ प्रचार प्रसार का जिम्मा अखिलेश यादव अपने हाथों संभाल रखे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरते नजर आएंगे। जी मैं ही बता दें, जिस तरह देखा जा रहा है कि घोसी उपचुनाव एक चुनाव है और कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ा एक दिन है, क्योंकि आज ये कहा जा रहा है कि जो घोसी उपचुनाव है कहीं ना कहीं दारा सिंह का ही रिक्त स्थान है और उसी पर ये आज जो है चुनाव हो रहा है। दारा सिंह पहले जो सपा में थे, अब फिर से बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये लोकसभा चुनाव की किस्मत शेष भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये घोसी उपचुनाव है वहाँ पे जो छोटी जातियों से लेकर जो नूनिया जाति है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक उनका जीत माना जाता है और दारा सिंह का भी वोट माना जा रहा है। तो इसलिए साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि घोसी उपचुनाव जो है दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ा एक वोट बैंक है लोकसभा चुनाव के लिए। सपा की तरफ से बात करें सुधाकर सिंह, तो वो भी 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जो कैंडिडेट है वो बहुत ही मजबूती से जो है इस घोषित चुनाव में उतरे हैं और आज दोनों पार्टियों के लिए एक महासंग्राम की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि सपा का जितने भी वहाँ पे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया टीम के गठबंधन से जुड़े हुए हैं और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर सपा के पक्ष में ये घोषित चुनाव जीत होती है तो बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा जनता के लिए कि यूपी में अब इंडिया टीम का जमावड़ा हो गया है और बीजेपी का सफाया हो गया है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से दारा सिंह का वहाँ पे वोट बैंक है, मुस्लिम जाति से लेके नोनिया जाति जितने भी छोटे जाति है उनसे उनका एक वोट बैंक बहुत बड़ा माना जाता है। क्योंकि साफ तौर पर देख सकती है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था दारा सिंह सपा में थे तो 1 लाख से अधिक उनको वोट मिला था और वही दूसरी तरफ बीजेपी को वहाँ पे 70,000 से कहीं कम ही वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि दारा सिंह का वहाँ पे वोट बैंक जो है काफी हद तक मजबूत है। तो देखा जाए कि क्या इस बार अगर बीजेपी की तरफ से ये लड़ रहे उपचुनाव तो क्या वही उनको प्यार जनता देगी? क्या वही जिस तरह से सपा के साथ है तो वही प्यार अब बीजेपी के साथ मिलेगा? अभी तो जनता पर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव है मयूरी, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। सुहानी, जिस तरह समाजवादी पार्टी को कांग्रेस अपना दल के रालोद का साथ मिला है, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा मिल सकता है या भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा? देखिए मयूरी, बात की जाए तो जिस तरह से इंडिया का गठबंधन को सपा को मिला है, कहीं ना कहीं अब जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो तमाम पूरे देश के क्षेत्रों में वो घूम रहे थे और अपने आम जनता से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से कुछ जनता जो है वो राहुल गांधी की तरफ पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनकी जो बातें थी और वो जो अब भी आप देख सकती है किस तरह से वो जमीन पर उतर के अपनी जनता से मुलाकात करें, उनके साथ हाथ बटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जनता का जो झुकाव है वो राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ दिखता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को कुछ हद तक
का फायदा मिल सकता है। लेकिन बात की जाए बीजेपी को, तो आपको बखूबी जानती हैं कि 365 दिन बीजेपी जो है चुनावी मोड में रहती है। और वही बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव प्रचार में हमेशा जुड़े रहते हैं और उनके चुनाव प्रचार के लिए जो है हमेशा उनको जो मांग की जाती है, चाहे वो आपको बता दें कि साउथ हो, चाहे आपको हर क्षेत्र में उनको चुनाव प्रचार के लिए उनकी मांग की जाती है। और आज जो है योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए घोसी में उतर चुके हैं, जहाँ पे चीनी मिल में उनका जो है आज जनता को संबोधित करेंगे और दारा सिंह के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। वही आपको बता दें, लगातार जब से घोसी चुनाव का जो है घोषणा हुई है, तब से वहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है चुनाव प्रचार में दारा सिंह से जुड़ गए हैं। बात करें जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जैसे तमाम नेता जो है उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं और जनता से संबोधित चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन सुहानी, घोसी के सियासी गणित जाति समीकरण समझाइए। जी मयूरी, आपको बता दें जातीय समीकरण वहाँ की साफ तौर पर ये कहा जाता है कि जितने भी जो छोटी जाति है, बात की जैसे कि यादव हो गया, चाहे मुस्लिम हो गया, मुस्लिम का 85% वहाँ पे वोट बैंक है। वही नोनिया जाति भी 25% बताया जा रहा है। और लगातार आपको बता दें कि जितने भी वहाँ पे छोटी जनजाति है वहाँ पे ज्यादा वोट बैंक है। बात की जाए मुस्लिम वोट बैंक की, तो ज्यादातर वहाँ पे 85% है मुस्लिम वोट वहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। और वो जो बताए दारा सिंह के बहुत बड़ा एक वोट बैंक माना जाता है। जिस तरह से देखा जाए ओपी राजभर, जिस तरह से ओपी राजभर है, उनका भी वहाँ पे एक कहा जाता है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर जो है पूर्वांचल के सबसे एक बड़े नेता और छोटी जनजाति के लिए बहुत ही एक सही साबित होते हैं और उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटी जनजाति के बहुत ज्यादा मात्रा में वोट बैंक जो है 85% माना जाता है। और पूर्वांचल अगर बात की जाए तो पूर्वांचल चुनाव के लिए सबसे बड़ा एक साबित होता है कि खुद आप देख सकती हैं प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी रहा है। और वही घोसी और जौनपुर, गाजीपुर तमाम जो है वो आपको बता दें पिछड़े जातियों के लिए बहुत अहम वोट बैंक माना जाता है। तो साथ ही देखा जाता है कि सिर्फ ये जो है क्षेत्रीय समीकरण नहीं, जातीय समीकरण से भी पूर्वांचल को जीता जा सकता है। और जिस तरह से देखा जाए तो आप बता दें मयूरी की दारा सिंह चौहान का पूर्वांचल में बहुत बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए अगर घोषित चुनाव बीजेपी के पक्ष में आता है तो एक बहुत बड़ा इनके लिए फायदेमंद लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से 2022 देख सकती है, 2019 देख सकती हैं हम, उसमें बीजेपी को बहुत कम वोट मिले हैं और कहीं ना कहीं पूर्वांचल से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसलिए अगर बीजेपी घोषित चुनाव जीत जाती है तो लोकसभा चुनाव के लिए इनका एक अलग रास्ता खुल जाएगा और एक बड़ी। जी सुहानी, देखिए दोनों दल अपने अपने दांव खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता का साथ किसे मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को हैदराबाद के BM बिरला तारा मंडल में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसरो 2 सितंबर यानी कि आज 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बता दें कि आज भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च होगा, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। वन तो बता दें सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। 11:50 पर ये लॉन्चिंग होगी, जिसको लेकर इसरो ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सूर्य मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो आज का दिन भारत के लिए बेहद ही खास है। जहां हमने चांद पर सफलता पाई थी, तो वहीं बारी अब सूर्य मिशन की है, जिसको लेकर इसरो पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रहा है।
अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से इसरो तैयार नजर आ रहा है। बता दें कि आज 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को हैदराबाद के BM बिरला तारामंडल से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, सबसे पहले बताएं कि मिशन आदित्य L1 है क्या जिसकी आज लॉन्चिंग हो रही है? जी भाई मैं आपको बताऊं एक यान भेजा जाएगा जो सीधा सूर्य की तरफ जाएगा। तो एक अपने देश के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से इस रॉकेट को बनाया है, तो ये रॉकेट करीब 127 दिन की यात्रा करेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी होगी धरती से सूर्य की। 127 दिन लगेंगे इसमें से कुछ दिन ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। 106 दिन इसका जो ऊपर पहुंचने का, सूर्य तक पहुंचने का समय होगा। तो श्रीहरिकोटा से 11:50 पर आज ये लॉन्च किया जाएगा। वहां पर सूर्य पर पहुंचने के बाद ये पता लगाएगा वहां पर कि क्या चीजें हैं सूर्य पर। तो ये बहुत बड़ी ही खुशी की बात है। जैसे आपने देखा कि अभी चंद्रयान-3 मिशन कामयाब हुआ और सीधे वो वहां पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच करके वहां से तस्वीरें भेजी। तो ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात रही। इस प्रकार से जो वहां के इसरो के वैज्ञानिक है, इसरो के जो प्रमुख है सोमनाथ, उन्होंने ये जानकारी दी है। और आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में पूजा अर्चन करने के बाद 11:50 पर ये रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए सूर्य ग्रहण पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। रितेश, आज जो आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इससे भारत को हासिल क्या होगा? आपने देखा होगा कि भारत में जब कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और इंडिया जब जीत हासिल करता था, तो देश में खुशी की लहर बढ़ती थी, जाती थी। हर दिनों में एक देश का जज्बा जगता था। तो ये देश के लिए बड़ी गौरव की बात होगी। जिस तरीके से चंद्रयान-3 मिशन कामयाब हुआ और सूर्य को आप पीछे से नहीं देख सकते, अपनी आंखों को खोल करके कोई भी इंसान सूर्य को नहीं देख सकता बराबर। और वहां पर अगर वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक अगर रॉकेट भेज रहे हैं और वहां पर पता लगाना चाहते हैं, सूर्य की कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी ही गर्व की बात होगी कि भारत देश का वैज्ञानिक, भारत के लोग इतने बुद्धिजीवी हैं कि और देश को भी पछाड़ सकते हैं। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बधाई दी है। जो इसरो के प्रमुख है सोमनाथ, आज 11:50 पर ये शुभ घड़ी आने वाली है और भारतवासियों के लिए ये गौरव की बात है। रितेश, आप बताएं कि आदित्य L1 को कैसे तैयार किया गया है, क्या कुछ उसमें खास बातें हैं, ये कैसे काम करने वाला है? देखिए मैं आपको बताऊं कि तारामंडल के जो तारामंडल है उसके द्वारा एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको पूरा निर्माण कराया है। इसमें बहुत खास तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात, इसमें सोलर का इस्तेमाल किया गया है। सोलर के जरिए जिस तरीके से 127 दिन की सफर ये रॉकेट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें जितने वैज्ञानिक हैं उनकी पूरी जो पढ़ाई है, उनकी जो पूरी भूमिका है उसमें लगी हुई है। काफी हाईटेक मशीनरी इसमें लगाई गई है। जो यान यहाँ पृथ्वी से लेकर के वहां तक जाएगा, वो उस यान की भी अच्छी संरचना की गई है। वो भी अधिक भार पर ही बनाया गया है। फिलहाल पूरी तरीके से उसका सुरक्षा कवच तैयार करके अब उसे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो वैज्ञानिक है भारत के, वो इस चीज की उम्मीद जता रहे हैं कि सूर्ययान पर पहुंचने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सूर्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल का कार्य तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसरो के पूरे वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं। आज 11:50 पर जब ये रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी। 106 दिन जब तेज बचेंगे तब वहां से तस्वीरें भी आना शुरू हो जाएंगी। हालांकि लगातार सूर्य की कक्षा में प्रवेश करने के बाद तस्वीरें वहां से भेजने के लिए जो उसमें यंत्र लगाए गए हैं, वो भी बहुत ही हाईटेक तरीके से लगाए हैं, जो कि वहां से तस्वीरें सीधा इसरो में भेजी जाएंगी। जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन काफी अहम है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शनिवार को बाजूखाना छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में
एएसआई सर्वे से संबंधित मामले में सुनवाई होगी। अदालत ने 4 अगस्त को आदेश दिया था। एएसआई से 2 दिसंबर तक सर्वे रिपोर्ट मांगी थी। जहां ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आज जिला अदालत में दाखिल की जा सकती है। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 अगस्त से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे का काम दोबारा शुरू किया गया था। तो ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। एएसआई टीम क्या सर्वे रिपोर्ट आज सौंप सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जज की अदालत पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आज जिला जज में दाखिल की जा सकती है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर जिला जज की अदालत पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सर्वे रिपोर्ट एएसआई टीम सौंप सकती है, और इसी को लेकर जिला जज की अदालत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इस खबर पर हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए, ज्ञानवापी मामले को लेकर आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आज जिला अदालत में दाखिल की जा सकती है। जी, मैं बता दें आपको कि ज्ञानवापी परिसर में जिस तरह से सर्वे जो है 3 से 4 अगस्त से शुरू हो गया था, और इसमें 20 सदस्यीय टीम जो है चारों तरफ से, सिर्फ जो मौजूदा जो आपको वजू खाने जिस तरह से सील गया था उसको छोड़कर पूरे परिसर को 20 सदस्यीय टीम और साथ ही जो जीआरएफ की जो टीम थी वो पूरे सर्वे कर रही थी। और कहीं ना कहीं वो जो है जिस तरह से ये फिर से अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था और उसमें रोक लग गई थी, और फिर 4 अगस्त से इसका सर्वे शुरू हो गया था। अब इस सर्वे के उन्होंने 4 सप्ताह का जो है समय मांग रहे थे कि हमें 4 सप्ताह की समय दीजिए और फिर हम सर्वे का रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन आप खूब ही जान सकती हैं जिस तरह से परिसर इतना बड़ा है और समय भी लग सकता है। और आज जो है एएसआई की जो टीम है उनका साफ तौर पर जो कहना है कि हमें और भी समय चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि पूरी तरह से सर्वे अभी नहीं हुआ है, अभी आधे अधूरे सर्वे हुआ। क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वजू खाना जो मेन जो सीलिंग का आकृति नुमा बताया जाता है वो सील है, और उसे छोड़कर पूरे जो परिसर का सर्वे हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब एएसआई टीम चाहती है कि उस वजू खाने का भी सर्वे हो, और इसलिए वो जिला जज से समय मांग रही है। अब बता दें आपको कि आज पूरे जो लोग थे उनका ये हिंदू धर्म के पक्ष और मुस्लिम धर्म के दोनों का ये देखना था कि क्या एएसआई टीम जो है जिला जज को अपना रिपोर्ट सौंपती है। लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे और समय दीजिए, और मैं जो है वजू खाने का भी अब सर्वे करना चाहती थी। इसमें देख सकती हैं जो जीआरएफ की टीम पूरे एक एक चीज को जो है सर्वे किया। उस सर्वे में पता चला कि किस तरह से भगवान की आकृति देखने को मिली, और कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ में जो रोली चढ़ाया जाता है, छठ फूल चढ़ाया जाता है, उन सब की चीजों का भी वो जीआरएफ तकनीकी से जो जिस तरह से सर्वे हुआ था उसमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रही है कि ये फव्वारे हैं, तो आखिर इन चीजों को कहाँ से मिल रहा है, ये सवाल बहुत ज्यादा एक मायने उठता है। और इसीलिए जो है एएसआई टीम जो 20 सदस्य के साथ लेकर सर्वे करा रही थी, और सर्वे का जो जिस तरह से हाईकोर्ट ने समय दिया था 2 सितंबर को, और आज वो समय आ गया है। लेकिन अब एएसआई टीम जो है फिर से समय मांग रही है और कह रहा है कि मुझे समय चाहिए कि मैं अब वजू खाने का भी जो है सर्वे करके पूरा जो जितना भी जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए, और मुस्लिम पक्ष खुद देखे क्या ये वजू खाने में फव्वारे हैं या सीलिंग आकृति है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अब एएसआई टीम जो मांग कर रही है, अब ये देखना होगा कि क्या जो है हाईकोर्ट जो है वो इसको स्वीकार करती है। सुहानी, देखिए, जिला जज की अदालत पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं बता दें कि जिस तरह से आज जनता जो है, और चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, सभी जो निगाहें टिकाए हुए कि आज एएसआई टीम अपना रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन अब इसको देखते हुए जो वहाँ के शासन व्यवस्था का बात करें, तो वहाँ पे चौक चौबंदी पूरी तरह से जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट किया गया है, क्योंकि तमाम वहाँ पे पुलिस जो है चारों तरफ से बता दें मस्जिद को घेरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सर्वे रिपोर्ट आ सकती है और क्या फैसला होगा क्या नहीं। लेकिन एएसआई टीम पहले ही बता दिए कि मुझे रिपोर्ट में ऐसी तमाम चीजें जो है हिंदू पक्ष की तरफ से मिला है, लेकिन वो चाहती हैं कि अब जो है पूरी तरह से मुझे वजू खाने से भी सर्वे करने के लिए अदालत
की तरफ से मांग की जाए और समय भी मांगे हैं वो। तो कहीं ना कहीं आज पूरे शासन व्यवस्था जो वहाँ पे पूरी तरह से चौक बंद कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी पूरी तरह से तैनात रहते हैं, हिंदू पक्ष के भी लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे हंगामे के भी आसार बताया जा रहा है। लेकिन आज जो एसआई टीम है रिपोर्ट ना सौंपने की तो बात सही है, लेकिन बहुत कम चांस है कि आज वो रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि उसकी मांग है कि अब पूरी परिसर के साथ साथ वजू खाने का भी हम सर्वे करें। तो इस तरह से एसआई टीम जो है वो अब मांग कर रही है। अब देखा ये जाएगा कि आज अगर अदालत में जाती है एसआई टीम तो क्या वो रिपोर्ट सौंपेगी। और ये आपको बता दें कि अब सुखबीर बहादुर सिंह, सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी जो है 64 पन्नों का एक प्रार्थना पत्र दाखिल किए हैं और उनका ये कहना है कि मुझे अब वजू खाने का जो सर्वे कराने की मांग की जाए। अब ये देखना ये होगा कि क्या अदालत जो है उनसे ये प्रार्थना पत्र स्वीकार करती है और क्या उनको वजू खाने को सर्वे कराने की क्या आदेश देगी। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से आज अदालत में पेशी है तो वो बहुत बड़ा एक दिन है जनवापसी। जी सुहानी, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और देखना होगा कि आखिर अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है या क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।